नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी साइंस का 2013 का प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और एक ही वीडियो में पूरे 125 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है 90 किलोग्राम पानी से कितना ऑक्सीजन प्राप्त किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है 80 किलोग्राम, 80 ग्राम, 8.0 किलोग्राम और 8 ग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 किलोग्राम ही। इसको अब सॉल्व करते हैं कैसे, आइए देखते हैं। हाइड्रोजन H2O का परमाणु भार क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1 प्लस 16 बराबर 18 हो जाएगा। तो चूँकि 18 ग्राम H2O ऑक्सीजन देता है कितना, 16 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम H2O ऑक्सीजन देगा कितना, 16/18 ग्राम। तो अब हमारे पास 90 किलोग्राम है तो 90 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 90 गुणे 1000 ग्राम, तो ये हो गया 90,000 ग्राम। और 90,000 ग्राम को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 90,000 ग्राम को 16/18 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 80,000 ग्राम। 80,000 ग्राम मतलब 80 किलोग्राम। तो इस प्रकार से हमारा पहला आंसर कंप्लीट होगा। अब देखते हैं प्रश्न दूसरा। प्रवर्धक यंत्र है, प्रवर्धक यंत्र क्या है। प्रवर्धक यंत्र एम्पलीफायर इज डिवाइस, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, या प्रतिरोध है, या संधारित्र है। तो ये क्या है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, संधारित्र है, नहीं बी, ट्रांजिस्टर हो जाएगा। ट्रांजिस्टर अथवा आईसी से निर्मित ऐसा सर्किट जो किसी सिग्नल को बढ़ा देता है प्रवर्धित यंत्र कहलाता है। जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रवर्धक के रूप में किया जाता है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है ओजोन ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से मिलकर बनता है। ऑप्शन है आपके पास 4, 3, 2, 1। तो ओजोन ऑक्सीजन के कितने बनता है, बी ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्योंकि O3 इसका सूत्र होता है। ओजोन जिसका रासायनिक सूत्र O3 है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है। यह ऑक्सीजन का अपर रूप है। क्या है, ऑक्सीजन का अपर रूप है। ऑक्सीजन का अपर रूप है। यह वातावरण में बहुत अधिक अस्थायी है। जब ऑक्सीजन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के साथ अभिक्रिया करता है तो ओजोन का निर्माण होता है। जब शुद्ध ठंडी शुष्क ऑक्सीजन को एक विशेष उपकरण में शांत विद्युत विसर्जन द्वारा गुजारा जाता है तो इस उपकरण में ओजोन का निर्माण होता है। इस विशेष उपकरण को ओजेनाइजर कहते हैं। इस विधि से 10% सांद्रता वाली ओजोन गैस प्राप्त होती है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसलिए यह उच्च ताप पर संपन्न होती है। 3O2 Hν 2O3 प्लस ऊष्मा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा। अणु जो द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित नहीं करते, NH3 है, CHCl3 है, H2O है, CCl4 है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्लोरो टेट्रा क्लोराइड CCl4। जब दो असमान परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बनता है तो वह सदैव ध्रुवीय होता है तथा विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। किसी द्विध्रुव अणु के धन या ऋण आवेशित आवेश तथा इन आवेशों के मध्य की दूरी अर्थात आबंध दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो यहाँ पे जैसे HCl के बीच में क्या है, एक प्लस लैम्डा माइनस डी और इनके बीच की दूरी डी। तो अतः द्विध्रुव आघूर्ण U बराबर क्या हो जाएगा, Q/D। तो CCl4 की आकृति क्या हो जाएगी, चतुष्फलकीय है तथा सभी ध्रुवीय बंध क्या है, समान है। अतः द्विध्रुव आघूर्ण न्यू बराबर 0 होगा। अब यहाँ पे इसका सचित्र चित्र है। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है टिंचर आयोडीन है, क्या है। I2 का जलीय विलयन है, I2 का जलीय KI में विलयन है, और I2 का एल्कोहल में विलयन है, या KI का जलीय विलयन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, I2 का एल्कोहल में विलयन क्या कहलाता है, टिंचर कहलाता है। आयोडीन IT एथिल अल्कोहल C2H5OH में घोलने पर एक विलयन प्राप्त होता है जिसे आयोडीन टिंचर कहते हैं। घाव को भरने में एंटीसेप्टिक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है।
छठा प्रश्न है, परमाणु का प्रथम प्रारूप दिया था, किसने दिया था? नील्स बोर द्वारा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा, जे थॉमसन द्वारा, यूजीन गोल्डस्टीन द्वारा। तो इसका हो जाएगा परमाणु का किसने दिया था? जे थॉमसन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जे थॉमसन ने सन 1904 ईस्वी में प्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। थॉमसन ने परमाणु का आकार तरबूज जैसे आकृति में परिकल्पित करके अपना परमाणु मॉडल की व्याख्या की। थॉमसन के अनुसार गोलाकृति में घना आवेशित द्रव्य समान रूप से फैला होता है तथा इलेक्ट्रॉन धनावेशित द्रव्य में इस प्रकार धंसे रहते हैं जैसे तरबूज में उनके बीज धंसे रहते हैं, और धनावेशित तथा ऋण आवेश आपस में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण द्वारा संतुलित बने रहते हैं। परंतु यह परमाणु मॉडल स्पेक्ट्रम के उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर सका। बाद में ब्रिटिश भौतिकी वैज्ञानी एवं रासायनिज्ञ अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु पर प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि थॉमसन का परमाणु मॉडल दोषपूर्ण है, मतलब इसमें कमियां हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका, आवर्तन के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है मैक्सवेल ने, हाइजेन ने, और न्यूटन ने, या स्नेल ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, स्नेल ने। अपवर्तन के नियम का स्नेल ने प्रतिपादन किया था, जो निम्नलिखित है। क्या है? ये चित्र है यहाँ पे इसका, कैसे इसका हो रहा है। स्नेल का नियम तरंगों के अपवर्तन से संबंधित एक सूत्र है जो आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के बीच संबंध स्थापित करता है। इस नियम के अनुसार आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्याओं का अनुपात दोनों माध्यमों में तरंग के कला वेगों के अनुपात के बराबर या दोनों माध्यमों के अपवर्तनांगों के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे हो गया साइन थीटा 1 अपान साइन थीटा 2 बराबर न्यू 1 अपान न्यू 2 बराबर n2 अपान n1, जहाँ n1 और n2 दोनों माध्यमों में अपवर्तनांक हैं। अब देखते हैं 8वां प्रश्न, कार्बन परमाणु का मीथेन में संकरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन है sp, sp2, sp3, dsp2। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, sp3। इस प्रकार के संकरण में सहसंयोजी कक्ष के एक यस कक्षक तथा 3 पी कक्षक संकरित होकर चार sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं। यस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड गिब्स sp3 4 sp3 संकरित कक्षक। sp3 संकरण द्वारा प्राप्त 4 sp3 संकरित कक्षक चतुष्फलकी होते हैं तथा इनके माध्यम का कोण 109.5 डिग्री होता है। CH4 में मीथेन में C की संकरित अवस्था क्या हो जाएगी? निम्नलिखित हो जाएगी। कैसे होगी यहाँ पे हम देखते हैं। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसमें हो गया ये 1s2 और सब में 4 मतलब ये 4 खाली हो गए, तो sp3 ये हो गया। तो मीथेन में 4 सिग्मा बंद हैं, इसलिए इन मीथेन में क्या हो जाएगा? sp3 संकरण पाया जाता है। अब 9वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक रेखीय अणु है? H2O, SO2, CO2 और H2S। तो ऑप्शन हो जाएगा CO2, सी सही हो जाएगा। CO2 अणु की आकृति रेखीय होने के कारण इसमें sp3 संकरण पाया जाता है। CO2 में sp संकरण मतलब रेखीय पाया जाता है CO2 में। 10वां प्रश्न, 1 किलोग्राम भार बराबर होता है किसके? 9.8 न्यूटन के, 1 न्यूटन के, 980 न्यूटन के, या 98 न्यूटन के। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, 9.8 न्यूटन के। W बराबर mg सूत्र होता है 1 गुणे 9.8 बराबर 9.8 न्यूटन। स्पष्ट है कि किसी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण के मान पर निर्भर करता है। 11वां, एक ऐसा धातु जिसमें लोहा भी तैर सकता है, वो ऑप्शन हो जाएगा आपका सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज या पारा। तो आंसर हो जाएगा आपका पारा, डी। लोहे को पारे में डालने पर लोहा तैरने लगता है क्योंकि पारा का घनत्व तो लोहे से ज़्यादा होता है। हम जानते हैं कि जब किसी पदार्थ का घनत्व द्रव में कम होता है तो वह पदार्थ उसमें डूबेगा नहीं। अब 12वां प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन सा है? सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, या ऑक्सीजन है, या
आयरन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। इसकी पृथ्वी की भूपर्पटी पर मात्रा 46.4% है, जबकि इसके बाद सिलिकॉन 27.7% है, एल्युमिनियम 8.1% है तथा आयरन 5% आते हैं। अब देखते हैं प्रश्न 13वां। प्रश्न 13 है, एफ उपसेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या है? 14 है, 6 है, 10 है, 2 है। तो आंसर हो जाएगा 14। अफबाउ नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। उपकोष 4 होते हैं, जिन्हें हम sp d तथा f से प्रदर्शित करते हैं। s उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2, p उपकोष के इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 6, d उपकोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 तथा f उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 14 होती है। अब यहाँ पे हम दिखा देंगे s में कैसे होते हैं, 2 होते हैं, p में 6 होते हैं और d में आपके होते हैं 10 और f में होते हैं 14। अब देखते हैं 14वां प्रश्न। 1 मीटर तुल्य किसके बराबर है? ऑप्शन है आपके पास 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम, b 10 की घात 9 एंगस्ट्रॉम, c 10 घात 8 एंगस्ट्रॉम और d 10 की घात 6। तो आंसर हो जाएगा आपका a, 10 की घात 10 के बराबर हो जाएगा। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1/10 की घात 10 मीटर। तो यहाँ पे 10 की घात 10 गुणे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 मीटर। तो इसलिए अतः 1 मीटर बराबर 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम। अब देखते हैं 15वां प्रश्न। ANH3 की प्रभावी परमाणु संख्या होगी कितनी होगी? EAN 33 है, तो A की परमाणु संख्या क्या होगी? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर दिया है आपको 33। तो ऑप्शन हो गया है 23, 27, 24, 29। तो इसका आंसर का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा 24। तो EAN केंद्र में धातु परमाणुओं की संख्या माइनस ऑक्सीजन अवस्था प्लस 2 गुणे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो EAN Z-X + 2 × CN हो जाएगा। EN की संख्या 33 आपको दिया है, तो माना एक ही ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? x है, तो x + 0 गुणे 6 + 3 - 1 बराबर 0। तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर +3। CN की संख्या 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? CN की संख्या 6 हो जाएगी। अब इसको फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 33 बराबर Z-3 + 2 × 6। तो 33 बराबर Z-3 + 12। तो ये हो गया 33 बराबर Z + 9। साइड चेंज कर दिया, 33 में से 9 निकल गया, तो हो गया आपका 24। ये आपका आंसर हो गया। अब 16वां प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? आंसर हो जाएगा आपका NH2 NP3, NH2 NP4, NH2 NP5, NH2 NP6। आंसर हो जाएगा इसका आपका C, NH2 NP5। आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व हैलोजन है। हैलोजन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP5 होता है। इनकी विद्युत ऋणात्मकता का क्रम निम्नलिखित है। F > Cl > Br > I। यह मेंडलीव की आवर्त सारणी के P ब्लॉक में वर्ग 7 में पाया जाता है। आवर्त सारणी में दिए गए तत्वों में यह फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे उच्च होती है। 17वां प्रश्न है। जब पानी जमता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी क्या हो जाती है? घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा B, बढ़ती है। अणुओं के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब पानी जमता है तो पानी के अणुओं के हाइड्रोजन बंध द्वारा एक क्रिस्टलीय संरचना बनाते हैं। पानी की अपेक्षा बर्फ में अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, क्योंकि अणु आपस में संकुचित हो जाते हैं। अब देखते हैं 18वां प्रश्न। नाइट्रोजन अणु में एक सिग्मा एक पाई बंद होगा, 2 सिग्मा और 2 पाई बंद होगा, या 1 सिग्मा 2 पाई बंद होगा, या 2 सिग्मा और 1 पाई बंद होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, N2 में 1 सिग्मा बंद तथा 2 पाई बंद होते हैं। 1 सिग्मा और 2 पाई बंद होते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न 19वें प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखते हैं।
एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है, क्लोरोफॉर्म बनता है, बी एसिटल्डिहाइड बनता है, एथेनॉल बनता है, या फास्जीन बनता है। तो आंसर हो जाएगा एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म बनता है। इसका समीकरण ये है CH3CO प्लस 6Ca CaOCl2 गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। ये हो जाएगा CaCH3COO का होल ट्वाइस प्लस 2HCl3 गिव्स 3Cal2 प्लस 2COH। 20वां प्रश्न है, प्लांक की परिकल्पना के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण होता है, कहाँ होता है? सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है, या असतत होता है? hν बहुपूर्णांक में विभाजित हो जाता है, केवल hν होता है, शून्य होता है। तो 20 के बी में मैक्स प्लांक में किसी पिंड के उत्सर्जित व अवशोषित ऊर्जा के मात्रात्मक संबंधों की व्याख्या की। प्लांक के अनुसार जब किसी ठोस वस्तु को एक सिरे से गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे उसके ताप में वृद्धि होती है और अलग अलग तरंगदैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं। जैसे जैसे वस्तु का ताप बढ़ाया जाता है उत्सर्जित ऊर्जा बढ़ने से आवृत्ति बढ़ती जाती है और तरंगदैर्घ्य लैम्डा घटता जाता है। प्लांक के अनुसार ऐसी आदर्श पिंड जो सभी पिंड के विकिरणों को उत्सर्जित या अवशोषित करता है कृष्णिका कहलाती है। उत्सर्जित व अवशोषित विकिरण कृष्णिका विकिरण कहलाता है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से विकिरण का उत्सर्जन या अवशोषण असतत या विविधकार होता है और उत्सर्जित व अवशोषित विकिरण की ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। अतः E प्रोपोर्शनल टू V, E बराबर hν, तो E बराबर hc अपान लैम्डा, जहाँ h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और c क्या है, आपका प्रकाश का वेग है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य है। अब देखते हैं प्रश्न 21वां। प्रश्न 21वां है आपका, चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है, चली गई दूरी, वेग, त्वरण, विस्थापन। तो आंसर हो जाएगा सी। चाल समय ग्राफ में क्या प्रदर्शित करता है, ग्राफ का ढलान tan थीटा v अपान टी, समय वेग अपान समय या मीटर प्रति सेकंड अपान सेकंड को व्यक्त करता है। तो अर्थात समय वेग ग्राफ त्वरण को प्रदर्शित करता है। 22वां प्रश्न, अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का होता है, क्या होता है? 4 गुना होता है, 2 गुना होता है, 3 गुना होता है, या बराबर होता है? अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। अल्फा कण हीलियम के तुल्य होता है। अल्फा कण बराबर 2He4। अल्फा कण पर धन आवेश 2, तो प्रोटॉन 1p0 में एक धनावेश होता है। अल्फा कण का धनावेश 2 गुणे प्रोटॉन पर धन आवेश। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में आयनों में से किसका व्यास सबसे कम है? ऑक्सीजन 2 का है, Na+ का है, फ्लोरीन का है, Al3 का है। तो सी ऑप्शन है, किसी परमाणु के नाभिक तथा बाहरी कोश के बीच की दूरी उसकी परमाणुवीय त्रिज्या कहलाती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है क्योंकि नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ कोषों की संख्या क्या होती है? बढ़ती जाती है। कोषों की संख्या क्या होती है? बढ़ती जाती है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है? Z+ हो जाता है। Z/E बराबर P/E, जहाँ Z परमाणु क्रमांक और P प्रोटॉनों की संख्या है। E बराबर आयन पर आवेश की मात्रा। P/E का मान जिस आयन के लिए कम होगा उसकी आयनिक त्रिज्या उतनी ही अधिक होगी। O2 में E बराबर 8 + 2 बराबर 10, अतः P/E बराबर 8/10 बराबर 0.8, P बराबर 8 हो जाएगा। Na+ में क्या हो जाएगा? E 11 - 1, तो परमाणु क्रमांक इसका हो गया 10। P/E क्या हो जाएगा? 11/10, 1.1 हो गया। तो फ्लोरीन में 9 + 1, तो P/E क्या हो जाएगा? प्रोटॉन अपान इलेक्ट्रॉन 9/10 बराबर 0.9 हो गया। एल्युमिनियम में 13 - 3 बराबर ये हो गया 10, तो P/E हो गया 13/10, 1.3। तो यहाँ पर AlCl3 का P/3 मान सर्वाधिक रहता है, इसकी आयनिक त्रिज्या सबसे छोटी होगी।
अतः स्पष्ट है कि इससे भी इसका ब्यास भी सबसे कम होगा। पाक सोडा क्या है, बेकिंग सोडा क्या है? Na2CO3.10H2O, Na2CO3 Na2SO4.10H2O और NaHCO3। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को पाक सोडा या बेकिंग सोडा कहा जाता है। तो NaCO3 को बेकिंग सोडा कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसे सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त विलयन में CO2 प्रवाहित करने पर भी प्राप्त किया जा सकता है। भोजन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गिव्स टू NaHCO3। पीएन संधि डायोड बना होता है। किससे बना होता है? अर्धचालक से बना होता है, कुचालक से बना होता है, चालक से बना होता है और इनमें से कोई नहीं। ये हमारा 25वां क्वेश्चन था। ये किससे बना होता है? तो आंसर है ए, अर्धचालक से बना होता है। जब एक पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को एक विशेष विधि द्वारा एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल के साथ जोड़ा जाता है तो इस संयोजन से जहाँ क्रिस्टल जुड़ते हैं उसे पीएन संधि करते हैं। पी टाइप के क्षेत्र में कोटर बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं तथा इतने ही स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन होते हैं, जबकि एन टाइप क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं तथा इतने ही स्थिर धनात्मक दाता आयन होते हैं। इस प्रकार दोनों क्षेत्र विद्युत उदासीन होते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न 26वां। पोटेशियम डाइक्रोमेट KCl के साथ सांद्र H2SO4 में गर्म करने पर बनने वाला गहरे लाल रंग का द्रव्य का सूत्र क्या है? ये सूत्र हो जाएगा आपका क्या? CrCl3 या CrO2Cl2 और या CrO3 या Cr2SO2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, CrO2Cl2 हो जाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 को पोटेशियम क्लोराइड के साथ गर्म करने पर सांद्र H2SO4 के गर्म करने पर गहरे लाल रंग का द्रव प्राप्त होता है जिसे क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 कहते हैं। क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 कहते हैं। तो 4KCl प्लस K2Cr2O7 प्लस 3H2SO4 गर्म कर दिए तो ये क्या बन गया हमारा? 2KCrO2Cl2 प्लस 3H2O प्लस 3K2SO4 नारंगी लाल वाष्प बन जाती है। अब देखते हैं 27वां प्रश्न। यदि एक बंदर के लिए पृथ्वी सतह से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है तो हाथी के लिए पलायन वेग क्या होगा? अब प्रश्न 27वां है, इसका ऑप्शन है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम और 11.2 किलोमीटर से अधिक और 11.2 किलोमीटर के बराबर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर सी, एकदम बराबर ही होगा। पलायन वेग VE बराबर 2GRE होता है। तो G गुरुत्वीय त्वरण है और तथा R क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यह गुरुत्वीय तथा पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। अतः बंदर की या किसी हाथी के लिए भी पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर से ही होगा। अब देखते हैं 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न है आपका 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल कहलाता है, क्या कहलाता है? एंटीसेप्टिक कहलाता है, एस्प्रिन कहलाता है, एंटीबायोटिक कहलाता है, मार्डेंट डाई कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा 28 का बी, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल को एस्प्रिन कहते हैं। सैलिसिलिक अम्ल को एसिटिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराने पर एस्प्रिन बनता है। एस्प्रिन का उपयोग दर्द निवारक औषधि के रूप में किया जाता है। अब यहाँ पे इसका समीकरण है, ये क्या है? सैलिसिलिक अम्ल अगर बेंजीन के साथ COOH और OH ग्रुप जुड़ा रहता है तो सैलिसिलिक अम्ल कहलाता है और एसिटिल क्लोराइड के साथ इसको हम अगर गर्म कर देते हैं तो ये एस्प्रिन बना लेता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनता है। अब 29वां प्रश्न देखते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल किस पे? ताप पर, आयतन पर, अणुओं के आकार पर। तो ये करती है ताप पर। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा से अभिप्राय उन सभी अणुओं की ऊर्जा का योग है जो गैस में आंतरिक अनियमित गति करते रहते हैं। अर्थात गैस के अणु जो अनियमित गति कर रहे हैं उन सभी अणुओं की
ऊर्जा को ही उस गैस की आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है। किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा का मान ताप पर निर्भर करता है। गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप के समानुपाती होती है, मतलब U प्रोपोर्शनल टू T। अब देखते हैं प्रश्न 30वां। गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है किसके ऊपर? संवेग के ऊपर, चाल के ऊपर, द्रव्यमान के ऊपर, आकार के ऊपर। तो आंसर हो जाएगा सी, द्रव्यमान के ऊपर। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है या विराम अवस्था में है तो वह तब तक गति अवस्था या विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यह नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। तो अब 30 प्रश्न हो गए। हम देखते हैं अब अगला प्रश्न 31वां। 31वां प्रश्न है, आयनिक यौगिक Na2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? ऑप्शन है आपके पास 2, 6, 7, 12। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, 6 हो जाएगी। माना क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या x है तो Na2Cr2O7 में क्या हो जाएगा? सोडियम के 2 परमाणु है तो 2 गुणे 1 प्लस Cr का निकालना था तो 2x हो गया प्लस 7 इंटू -2 बराबर 0। तो ये हो गया 2 + 2x - 14 बराबर 0, 2x - 12 बराबर 0। तो x बराबर हो गया आपका 6। आंसर हो जाएगा आपका x बराबर 6। क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? 6। रेड लेड क्या है? ऑप्शन है PbO है, PbO2 है, Pb3O4 है और Pb2O3 है। तो आंसर हो जाएगा Pb3O4, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Pb3O4 को रेड लेड या सिंदूर कहा जाता है। इसका उपयोग पिंड बनाने में, फ्लिंट कांच के निर्माण में होता है। रेड लेड Pb3O4 को बनाने के लिए लेड या लेड मोनोऑक्साइड या लिथार्ज PbO को लगभग 450 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके प्राप्त किया जाता है। 6Pb + 3O2 गिव्स 6PbO लिथार्ज और 6PbO + O2 गिव्स 2B3O4 रेड लेड बन जाएगा। SI पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है और न्यूटन मीटर 1 है और न्यूटन मीटर 2 है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अब देखते हैं कैसे होगा। 33 का बी है। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार यह बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका ये गुणे का चिन्ह है, मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ठीक है। यह बराबर G × m1 m2 अपान r स्क्वायर से, तो यहाँ से G का मान निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया FR स्क्वायर अपान m1 m2। तो फोर्स का न्यूटन हो गया, ये त्रिज्या मीटर स्क्वायर हो गई और इसका किलोग्राम, इसलिए हो गया किलोग्राम का स्क्वायर। अर्थात G का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होगा। 34वां, निम्न में से कौन सी वैद्युत तरंगें नहीं हैं? गामा किरणें, बीटा किरणें, ऊष्मीय किरणें, एक्स किरणें। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, बीटा किरणें। बीटा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है। अल्फा, बीटा, गामा किरणों की खोज हेनरी बैकरवेल ने की थी। बीटा किरणों के गुण निम्नलिखित हैं। ये किरणें बहुत ही तेज गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात वे इलेक्ट्रॉन जो बहुत तीव्र गति से गति करते हैं उन्हें बीटा किरणें कहते हैं। दूसरा, इन किरणों पर एक इकाई का ऋण आवेश होता है। तीसरा, बीटा किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं। चौथा, बीटा किरणों की चाल प्रकाश की चाल के लगभग बराबर होती है। पाँचवा, बीटा किरणों की विभेदन क्षमता गामा किरणों से अधिक होती है। 35वां, एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? एक न्यूटन होता है आपका 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, 10⁻5। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो यह बराबर यह में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मतलब 1000 और मीटर मतलब 100 और सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे 3, 2, 5 बन गया, इसलिए ये क्या हो गया? 10⁻5 डाइन हो गया। 36वां प्रश्न है, किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिकतम होता है, कब होता है?
ऑप्शन है आपके पास किसका है होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, क्लोरीन का। किसका हो जाएगा, क्लोरीन का हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे। किसी विलगित या उदासीन परमाणु को ऋण आयन में बदलने पर प्राप्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। मतलब क्या हो गया, किसी विलगित या उदासीन परमाणु को ऋण आयन में बदलने पर प्राप्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। जैसे Cl2 2e Cl माइनस प्लस ऊर्जा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता में वृद्धि होती है। परंतु क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है। इसका कारण यह है कि फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या बहुत छोटी और इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, इसलिए F की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। सभी तत्वों में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता 3.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है। 37वां प्रश्न, एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग से छोड़ी गई है, उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या हो जाएगा। ऑप्शन पहला धनात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 37 का बी ऋणात्मक हो जाएगा। माना यम द्रव्यमान की मिसाइल तथा पृथ्वी से या आर त्रिज्या की वृत्ति पथ पर भेजी गई। पृथ्वी का द्रव्यमान यम तथा त्रिज्या आर है, तो क्या हो जाएगा हमारा केंद्र पृथ्वी, मिसाइल की गतिज ऊर्जा ई के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी बराबर रूट जी एम अपान आर स्क्वायर। तो ये यहाँ से क्या हो गया, हाफ एम गुड़े रूट जी एम अपान आर का होल स्क्वायर, जी एम अपान 2r। मिसाइल की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, एफ ई पी बराबर माइनस जी एम अपान आर। कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। कुल स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योग हो जाएगा। तो हाफ जी एम अपान आर माइनस जी एम अपान आर, तो ये हो गया माइनस जी एम अपान आर, अर्थात ऋणात्मक होगी। पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु का भार 10 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार क्या हो जाएगा, 3.33 न्यूटन, 2.50 न्यूटन, 2.0 न्यूटन, 1.67 न्यूटन। तो आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि हम 10 में भाग कर देंगे 6 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1.67। हम जानते हैं कि चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। चंद्रमा पर वस्तु का भार 1/6 गुणे पृथ्वी पर भार, तो 10 में 6 से भाग दिया, 1.67 आ गया। 39वां प्रश्न, समान परासरणी दाब वाले दो विलयनों को कहा जाता है, क्या कहलाता है, नॉर्मल विलयन, आइसोटोनिक विलयन और हाइपोटोनिक विलयन और हाइपरटोनिक विलयन। तो आंसर हो जाएगा आपका 39 का बी, आइसोटोनिक विलयन कहा जाता है। समान ताप पर समान परासरण दाब रखने वाले विलयन समपरासरी विलयन कहलाते हैं। उसी प्रकार समान ताप पर यदि दो समपरासरी विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाए तो विलायक के अणुओं का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होता। 40वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से यौगिक ऑक्सीकरण के बाद बेंजोइक अम्ल देता है। ऑप्शन है आपके पास क्लोरोफिनाल और क्लोरोटालुइन, और अगला ऑप्शन है आपके पास क्लोरोबेंजीन और बेंजिल क्लोराइड। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका डी, बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड का KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण कराने पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। और यहाँ पे बेंजिल क्लोराइड CH2Cl KMnO4 और ये बेंजोइक अम्ल बना लिया। किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल बराबर है, किसके बराबर है, संवेग के, संवेग परिवर्तन की दर के, आवेग के। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, संवेग परिवर्तन की दर के। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, और यह परिवर्तन उस दिशा में होता है जिस ओर बल कार्य करता है। बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर, F बराबर dP/dt। 42, अपने गलनांक पर बर्फ का पिघलना है, क्या है, समदाबी प्रक्रम है, समतापी प्रक्रम है, रुद्धोष्म प्रक्रम है, समायतनिक प्रक्रम है।
तो अब ये हो गया बी। बर्फ का गलनांक बिंदु पर गलना समतापी प्रक्रम कहलाता है, आइसोथर्मल कहलाता है। अब 43वां प्रश्न है, एक तार से mg भार लटकाने पर तार की लंबाई में वृद्धि हो जाती है, इस प्रक्रिया में कृत कार्य क्या होगा? mgl के बराबर होगा, 2mgl के बराबर होगा, mgl/2 होगा या 0 होगा? तो आंसर हो जाएगा mgl/2 होगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, तो mgl/2 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर हो गया हमारा mgl/2। अब देखते हैं 44वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कास्टिक सोडा है? NaOH, NaHCO3, NaCl और Na2CO3। तो आंसर हो जाएगा ए। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा कहा जाता है। तो कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कहते हैं। इसे दाहक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट विलयन को बुझे हुए चूने के साथ गर्म करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम कार्बोनेट बनते हैं। Na2CO3 प्लस CaOH का होल्टा है CO3 प्लस 2NaOH। इसका उपयोग साबुनों, अपमार्जकों व लवणों के रूप में pH को नियमित करने में, पेट्रोलियम शोधन में, बॉक्साइट खनिज के शोधन में तथा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 45वां। कोरेंडम क्या है? Cr2O3, CaF2, Al2O3, SiO2। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 को कोरेंडम कहा जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 को कोरेंडम कहा जाता है। यह एल्युमिनियम का एक अयस्क है। एल्युमिनियम के अन्य अयस्क बॉक्साइट Al2O3.2H2O, फेल्सपार K2O, Al2O3.6 SiO2 प्लस और क्रायोलाइट Na3Al(F6) के रूप में पाया जाता है। इसका मुख्य अयस्क बॉक्साइट या हाइड्रेटेड एल्युमिना है। एल्युमिनियम चांदी के समान सफ़ेद, मुलायम तथा तन्य धातु है। इसकी परमाणु संख्या 13 तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या 27 होती है। यह आवर्त सारणी में आवर्त 3 समूह 13 तथा P ब्लॉक में स्थित है। पोटेशियम ब्रोमाइड के विलयन से ब्रोमीन कौन यौगिक निकालेगा? ये आपका 46वां प्रश्न है। तो I2Cl2 SO2 और HI। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्लोरीन। Cl2 की अभिक्रियाशीलता ब्रोमीन से अधिक होती आता है। यह पोटेशियम ब्रोमाइड को अवक्षेपित कर देता है, इसलिए 2KBr प्लस Cl2 गिव्स 2KCl प्लस Br2। तो इस प्रकार से हमारा 46वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। 47वां प्रश्न है, वीन्स के विस्थापन नियम के अनुसार अधिकतम तरंग दैर्ध्य परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, बराबर होता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, व्युत्क्रमानुपाती होता है। वीन्स के विस्थापन नियम से उसमें ही तरंग दैर्ध्य परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि लैम्डा m प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो यदि लैम्डा उसमें ही तरंग दैर्ध्य और t परम ताप है तब ये हो जाएगा। अब 48वां प्रश्न है, यम द्रव्यमान का एक पिंड r त्रिज्या के वृत्त पर एक समान चाल r से घूम रहा है। पिंड पर अभिकेंद्री बल क्या हो जाएगा? mv²/r, mv²/r² और mv²/r²। तो mv/r, तो आंसर हो जाएगा इसका आपका ए, mv²/r। ये अपकेंद्री बल हो जाएगा। अगर अपकेंद्री बल बोलेगा तो माइनस लग जाएगा आगे। यदि कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर घूम रहा है तो उसके वेग का परिमाण तो नियत रहता है, परंतु उसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है, जिसके कारण कण पर एक बाह्य बल कार्य करता है। इस बल की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। इस बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। यदि यम द्रव्यमान की वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर v वेग से गति कर रही है तो केंद्र की ओर लगने वाला अपकेंद्री बल क्या हो जाएगा? F बराबर mv²/r हो जाएगा। अब देखते हैं 49वां प्रश्न। किसी तारे का रंग द्योतक है, किसका है? भार का, आकार का, दूरी का या ताप का? तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ताप का। किसी तारे का रंग उसके तापमान को निरूपित करता है। तारे में उत्पन्न प्रकाश उसके नाभिक में होने वाले नाभिकीय संलयन क्रिया का द्योतक है। उसमें हाइड्रोजन नाभिक मिलाकर हीलियम नाभिक बनते हैं तथा यह अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। अब देखते हैं 50वां प्रश्न।
एक लटकते कालीन को डंडे से पीटने पर उसमें धूल के कणों का बाहर निकलना, यह प्रक्रिया उपयुक्त उदाहरण है। किसका है उदाहरण है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम का, और न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का, न्यूटन की गति के तृतीय नियम का, न्यूटन की गति के गुरुत्वाकर्षण नियम का। तो आंसर हो जाएगा पहला, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। जड़त्व के नियम का, इस नियम के अनुसार कोई वस्तु या विरामावस्था में या गति अवस्था में तब वह उस अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। जब कालीन को डंडे से पीटते हैं तो कालीन में कंपन उत्पन्न होता है, जिससे धूल के कण जड़त्व के कारण बाहर की ओर आ जाते हैं। 51वां प्रश्न है, 51 आवेग का बीमी सूत्र क्या है? ml2 - 2 ml - 2 t - 2 ml - 1 t - 2 ml - 1। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ml - 1। यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। किसी वस्तु के संवेग में उत्पन्न परिवर्तन को आवेग कहा जाता है। आवेग क्या हो जाता है? संवेग परिवर्तन, बल गुणे समय अंतराल। तो बल का सूत्र हो गया ml2 - 2 इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? mlt - 1 हो जाएगा, mlt - 1। यहाँ पे ये t - 1 होगा, ये t और ये -1। अब देखते हैं 52 प्रश्न, 52 वाला। किसी कण का विस्थापन निम्न संबंध है अनुसार बदलता है। कैसे बदलता है? a है -4, b है +4 और c है u4√2 और d है 8। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 52 का c u√2 हो जाएगा, √2 u हो जाएगा। विस्थापन समीकरण हमको पता है, क्या है पता है? यक्स बराबर क्या होता है? u cos पाई टी प्लस साइन पाई टी। तो अतः यक्स बराबर u cos पाई टी प्लस u साइन पाई टी हो गया। तो अतः आयाम क्या हो जाएगा? a बराबर u² प्लस u² बराबर 2u²। तो a बराबर हो जाएगा √2u। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 1 लीटर में किसी गैस का एसटीपी पर कितने अणु होंगे? तो इसका आंसर है 0.27 × 10⁻23 6.023। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एसटीपी पर 0.27 × 10⁻23 मालिक्यूल्स हो जाएंगे। एसटीपी पर गैस के 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या एवोगाड्रो संख्या की बराबर होती है, इसलिए 6.023 × 10⁻23 एसटीपी पर 1 लीटर में संख्या क्या हो जाएगी? 6.023 को भाग दे देंगे 22.4 से, तो आ जाएगा हमारा लगभग 0.27 × 10⁻23 अणु आ जाएंगे। अब हम 24वां प्रश्न देखते हैं। एक उत्तल लेंस यह बराबर 25 सेंटीमीटर तक की स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? a बराबर 25 सेंटीमीटर पर, b बराबर 50 सेंटीमीटर पर, c बराबर 0 सेंटीमीटर पर और d बराबर इन्फिनिटी पे। तो आंसर हो जाएगा हमारा d बराबर इन्फिनिटी पे। लेंस के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। उत्तल लेंस में फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तथा अनंत पर रखे वस्तु पर प्रतिबिंब उत्तल लेंस के फोकस पर बनता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु उपयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा 55 का सी, अवतल लेंस। आंसर देखते हैं कैसे। निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिससे अनंत से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अवतल अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे ये किरणें रेटिना पर फोकस
हो जाती हैं। इस प्रकार प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। 56वां प्रश्न, फास्जीन का अणुसूत्र है PH3 POCl3 या COCl या CO2। तो इसका हो जाएगा, फास्जीन का सूत्र है COCl2। फास्जीन का आणविक सूत्र COCl2 है। यह एक विषैली गैस है। CCl4 को H2O के साथ गर्म करने पर यह प्राप्त होती है, तो फास्जीन गैस प्राप्त होती है। CCl4 प्लस H2O गिव्स 500 डिग्री सेल्सियस प्लस COCl2 प्लस 2HCl, तो ये फास्जीन बन गया। कॉपर, Z बराबर 29 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, क्या है? जिंक की। आपबाउ नियम के अनुसार परमाणुओं के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं, परंतु Cr24 तथा Cu29 इस नियम का पालन नहीं करते। Cu29 फर्स्ट 2s और 2p3 ये बन जाएगा, तो ये क्या बना लेगा आपका सी ऑप्शन Ar, मतलब कि आर्गन 19, उसके बाद ये डी में आ गए 10, तो ये हो गया आर्गन 18 हो जाएगा। 18 और ये 10, 28 29। अब देखते हैं 58वां प्रश्न, प्लांक नियतांक का मान क्या है? तो 6.26, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका प्लांक नियतांक का? ये हो जाएगा आपका ए, पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। 6.26 गुणे 10 घाते -34 जूल, बाकी सब नहीं होगा। तो अब देखते हैं ये कैसे होता है। प्लांक के अनुसार प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, जिसे फोटॉन या क्वांटा कहा जाता है। फोटॉन की ऊर्जा का मान h न्यू के बराबर होता है, जहां h प्लांक नियतांक तथा v विकिरण की आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। E बराबर h न्यू, प्लांक नियतांक h बराबर 6.626 गुणे 10 घाते 34 -34 जूल प्रति सेकंड होता है। न्यूनतम संभव ताप क्या है? न्यूनतम संभव ताप क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और -273 केल्विन, -273 डिग्री केल्विन। तो डी हो जाएगा न्यूनतम ताप संभव ताप -273 डिग्री केल्विन हो जाएगा, होता है। इसके नीचे का ताप संभव नहीं है, क्योंकि इसके नीचे ताप पर गैसें द्रवित हो जाती हैं। 60 प्रश्न, अम्ल क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातु किस ब्लॉक में है? यस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में। तो ए यस ब्लॉक में। जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के यस कक्षक में भरते हैं यस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के यस कक्षक में प्रवेश करता है। यस ब्लॉक में क्षार धातुएं जिनके बाह्य कोश के यस इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तथा क्षारीय मृदा धातुएं जिनके बाह्य कोश के यस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब जिसके संयोजकता 1 रहेगी उसको हम बोलेंगे क्षार धातुएं, और क्षारीय मृदा धातुएं किसे कहेंगे हम? जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा को रखा गया है। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के फर्स्ट ए तथा क्षारीय मृदा धातुओं को सेकंड ए में रखा गया है। क्षार धातुएं लीना की रब से फरियाद है, और क्षारीय मृदा धातुएं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी है। अब देखते हैं 61 प्रश्न, किसी कृष्ण पिंड का तापमान 300 केल्विन से बढ़ाकर 600 केल्विन कर दिया जाता है, तो इनमें से ऊर्जा उत्सर्जन की दर होगी 2 गुनी, 4 गुनी, 8 गुनी, 16 गुनी। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, 16 गुनी हो जाएगी। कैसे होगा यहाँ पे देख लेते हैं सोल्यूशन इसका। स्टीफन के नियम से E प्रोपोर्शनल टू T की घात 4 होता है, तो E1/E2 बराबर T1/T2 की घात 4, तो 300/600 की घात 4 1/2 की घात 4 बराबर 1/16, तो E2 बराबर कितना हो गया 16 E1, 16 गुनी हो जाएगी। अतः ऊर्जा उत्सर्जन की दर 16 गुनी हो जाएगी। एल्युमिनियम 2713 एक स्थायी आइसोटोप है। 2713 एल्युमिनियम से संभावित विघटित होगा, क्या होगा? अल्फा उत्सर्जन होगा, बीटा उत्सर्जन होगा, पॉजिट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा? तो बी होगा बीटा उत्सर्जन। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है आइसोटोप समस्थानिक कहे जाते हैं, कहलाते हैं। 13 एल्युमिनियम 27 एल्युमिनियम एक स्थायी आइसोटोप है। 13 एल्युमिनियम 27 से संभावित बीटा कण का उत्सर्जन होता है। अब 63 प्रश्न है, 37 डिग्री टेम्परेचर इज इक्वल टू 37 किसके बराबर होगा?
ये होगा आपके 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होगा। सूत्र C/5 बराबर F-32/9। इसका C कितना है? 37 है, तो 37/5 बराबर F-32/9। तो 5F-32 गुणे 5 बराबर 37 गुणे 9, तो 5F-160 बराबर 333। 5F बराबर 333 प्लस 160 बराबर 493। F बराबर 98.6। विस्थापन विधि में लेंस की दो स्थितियों में प्रतिबिंब की लंबाई 9 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है, तो वस्तु की लंबाई क्या होगी? 6.25 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा C, वस्तु की लंबाई √I1/I2। तो इसमें क्या रख दिया? I1 की वैल्यू कितनी है? 9 है, और I2 की वैल्यू 4 है। दोनों का गुणा कर दिया, 36 हो गया। 36 का वर्गमूल कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर हो गया। अब देखते हैं 65वां प्रश्न। वातावरण में उपस्थित ढेर सारी गैसों के पृथ्वी के आसपास बने रहने का कारण क्या है? हवा, बादल, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र या गुरुत्वाकर्षण? तो आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। वायुमंडल में उपस्थित ढेर सारी गैसों के पृथ्वी के आसपास बने रहने का कारण गुरुत्वाकर्षण है। 66 प्रश्न। पर्ल का रासायनिक संयोजन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो आंसर हो जाएगा आपका पर्ल ए, कैल्शियम कार्बोनेट। पर्ल अधिक मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट से बनाए जाते हैं। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे समीकरण है CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O। तो चूने के पानी में अगर हमने कर दिया तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया। अब 67 प्रश्न है। तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है? तरंग कहलाती है, किरण कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है या फोकस दूरी कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका B, किरण कहलाती है। तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा को किरण कहते हैं। अदिश राशि है, क्या है? वेग, विस्थापन या ताप, संवेग? तो इसमें हो जाएगा विस्थापन, वेग और संवेग। इसमें ताप हो जाएगा। तो C, ताप को छोड़कर अन्य सभी राशियां भौतिक राशियां हैं। ताप एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती, जबकि वेग, विस्थापन, संवेग सदिश राशियां, इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। हम देखते हैं 69। समतापी प्रक्रम में क्या स्थिर रहता है? दाब, प्रेशर, आंतरिक ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा? ताप। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका D, ताप। समतापी प्रक्रम में PV = nRT हो जाएगा अपान V। अतः समतापी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा तथा कार्य में परिवर्तन के दौरान T सदैव नियत रहता है। डेल्टा T बराबर 0, T1 - T2 बराबर 0, T1 बराबर T2 हो जाएगा। समीकरण 70, क्वेश्चन नंबर 70। 1H1 + 2He4 + 2 β01 + 2 वेलोसिटी प्लस 36 मेगावाट उदाहरण है किसका? 4H1 + 2He4 + 2 β0 + 2 न्यू प्लस 26 मेगावाट एक्सप्रेस एज बीटा 6, गामा 6 संलयन का और विखंडन का। तो आंसर हो जाएगा 70 का C, संलयन का। 4H1 2He + 2 β0 + 2V प्लस 26 मेगावाट नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ये अभिक्रियाएं बहुत उच्च ताप पर होती है, इसी कारण इन्हें ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं कहते हैं। 71वां प्रश्न है। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सी ज्यामितीय समवायिता प्रदर्शित करता है? 2-ब्यूटीन, 2-ब्यूटाइन, 2-ब्यूटेनॉल या D-ब्यूटेनॉल? तो आंसर इसका हो जाएगा आपका A, 2-ब्यूटीन ही प्रदर्शित करेगा। दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तथा संरचना सूत्र समान हो परंतु द्विआबंधित कार्बन परमाणुओं के चारों परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था क्या हो जाए? आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न हो जाए। आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न हो, ज्यामितीय समवायिता कहलाता है और यह घटना ज्यामितीय समवायी कहलाती है। जैसे यहाँ पे
ए बी समपक्ष रूप है, ये विपक्ष रूप है, ABBA 2 ब्यूटीन। और यहाँ पे क्या है, सेम टाइप है। एक गोल डिस्क का द्रव्यमान यम तथा त्रिज्या क्या है, R है। किसी व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, यम आर स्क्वायर 2 यम आर स्क्वायर अपान 2 यम आर स्क्वायर अपान 4। गोल डिस्क है तो इसका हो जाएगा आपका D यम स्क्वायर अपान 4, डिस्क का 4 हो जाता है। घूर्णन गति में वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह किसी अक्ष के सापेक्ष अपनी घूर्णन अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उस अक्ष के सापेक्ष वस्तु का जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। घूर्णन गति कर रही है किसी वस्तु का अथवा कण का किसी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण उस वस्तु अथवा कण के द्रव्यमान व घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। डिस्क का व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण I बराबर यम आर स्क्वायर अपान 4 होता है। जहाँ R क्या है, डिस्क की त्रिज्या है, तथा यम क्या है, डिस्क का द्रव्यमान है, I क्या है, जड़त्व आघूर्ण है। 73वां प्रश्न है, Fe की Fe3O4 में ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 3/2 होगी, 4/5 होगी, 5/4 होगी, 8/3 होगी। तो D 8/3 हो जाएगी। माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या x है तो 3x + 4 - 2 = 0 है। तो 3x - 8 = 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, +8। तो x बराबर क्या हो जाएगा, +8/3। अब देखते हैं 74वां प्रश्न, किसमें बंध कोण, 74वां प्रश्न है, किसमें बंध कोण न्यूनतम है, किसमें बंध कोण न्यूनतम है। विच हैज़ ए मिनिमम बॉन्ड एंगल, H2O H2S NH3 CH4। तो आंसर हो जाएगा B। हम जानते हैं कि वे अणु जिनके पास इलेक्ट्रॉनों के बंध युग्म के साथ आबंधित युग्म लोन पेयर भी होते हैं, इस प्रकार की अणुओं की आकृति सामान्य नहीं होती क्योंकि इसमें बंधित युग्म आबंधित युग्म बॉन्ड पेयर लोन पेयर प्रतिकर्षण होता है। यही कारण है कि जल का अणु रेखीय न होकर कोणीय होता है। NH3 का अणु भी कोणीय होता है। अतः वे अणु जिनके केंद्रीय अणु के पास 4 बंध युग्म होते हैं, इस प्रकार के अणुओं में केंद्रीय परमाणुओं से 4 परमाणु जुड़े होते हैं तथा इन अणुओं की आकृति चतुष्फलकी होती है। इनमें केंद्रीय परमाणु से जुड़े 4 परमाणु 109 डिग्री 28 सेकंड पर होते हैं, जैसे CH4। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसी में अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं। सल्फर का परमाणु आकार ऑक्सीजन से अधिक है, यही कारण कि H2O में दोनों हाइड्रोजन परमाणु के मध्य प्रतिकर्षण अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके बीच बंध कोण अधिक होता है, जबकि H2S में दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य प्रतिकर्षण बल कम होता है, जिससे H2S को मध्य बंध कोण कम होता है। अब देखते हैं 75वां प्रश्न। I-125 53 का अर्ध आयु 60 दिन है। 180 दिन बाद उपस्थित रेडियो एक्टिविटी का प्रतिशत क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास 25%, 12.5%, 50% या 75%। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 12.5%। अब देखते हैं यहाँ पे n बराबर n0 1/2 की पावर n से। तो अब यहाँ पे t बराबर n/2 n इंटू टी हाफ, तो n बराबर t/t हाफ 180/60 3 हो गया। अब क्या करेंगे, n बराबर n0/1/2 की पावर 3, तो 1/8 हो गया। अब n0 की वैल्यू क्या है, 100 को 8 से भाग दे दिया, 12.5 आ गया। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, चैडविक। सी ऑप्शन करेक्ट है। सन 1932 ईस्वी में जे चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कणों के प्रहार से एक और
अपरमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है, अर्थात इस पर आवेश नहीं होता। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन से कुछ अधिक होता है। इसका द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। इसका प्रतीक 0n1 है। चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित किससे है? चुंबकीय तो आकार से, आकृति से, ओरिएंटेशन से या चक्रण से। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या ओरिएंटेशन से होनी चाहिए, वही सही है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या समन्वय अक्ष के संगत कक्षकों के त्रिविम अभिविन्यास अर्थात अंतरावकाश में कक्षक की दिशा के बारे में जानकारी देता है। इसका मान यल के मान पर निर्भर करता है, अर्थात इसका मान यल के किसी एक मान के लिए -L से 0 सहित +L तक के सभी पूर्णांक होते हैं। इससे यम से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यदि यल बराबर 0 है तो यम बराबर 0 होगा। और यल बराबर 1 है तो यम बराबर -1 0 + 1 होगा। यल बराबर 2 है तो यम बराबर -2 -1 0 + 1 + 2 तक हो जाएगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या यम के कुल मान 2l + 1 होते हैं, जहां यल उपकोष में कक्षकों की संख्या है। अब देखते हैं 78 प्रश्न, 78 यदि सदिश ए और बी के बीच कोण थीटा है, तब b × a.a का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा BA² sin थीटा, BA² cos थीटा, 0 या BA² sin थीटा cos थीटा। तो आंसर हो जाएगा C 0, क्योंकि A और B दोनों परस्पर लंबवत है, इसलिए BA × A ये क्या हो जाएगा? BA cos 90 और cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। अब देखते हैं 79। निम्न में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है? वो जिंक +2, Fe+2, निकिल +2, कॉपर प्लस। तो आंसर हो जाएगा Fe+2। Fe का परमाणु क्रमांक 26 तथा Fe में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 26 है। Fe+2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 26 - 2 हो जाएगा, बराबर 24 हो गया। तो Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6। इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। जिंक +2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 30 - 2 बराबर 28 है। तो जिंक +2 में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। तो 3d10 में जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जिंक +2 में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। Ni28 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 28 है। Ni+2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 28 - 2 बराबर 26 रहेगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न हम जो पहुँचेंगे, थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं। Ni+2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और Cu29 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 29 है, इसलिए Cu+2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 29 हो जाएगी। Cu+2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 29 - 1 28 हो जाएगी। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3d8। तो इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अतः Fe+2 में अधिक 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। 80 प्रश्न देखते हैं। अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किस पे आधारित है? न्यूटन के शीतलन नियम पे नहीं, स्टीफन का विकिरण नियम और प्रोवेस्ट का नियम, किरचॉफ का नियम। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें किरचॉफ का दिया है, किरचॉफ ही होंगे, सही है। तो देखिए यहाँ पे किरचॉफ के ऊष्मा विनिमय नियम के अनुसार उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी तल द्वारा किसी निश्चित समय में अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा उसी समय में उस पर आपतित कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा का अनुपात अवशोषण क्षमता गुणांक कहलाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां देखेंगे। 21वां क्या है हमारे पास? 81वां, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किसके बीच गुरुत्वीय बल होता है? केवल पृथ्वी व द्रव्यमान के बीच, केवल पृथ्वी और सूर्य के बीच, किन्हीं 2 पिंडों के बीच जिनका कुछ द्रव्यमान हो, केवल किन्हीं 2 आवेशित पिंडों के बीच। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, किन्हीं दो पिंडों के बीच जिनका कुछ द्रव्यमान हो। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कार्य करता है। अब देखते हैं 82वां प्रश्न। निम्न में से
निम्न में कौन एक समतल है? BCl3, SOCl2, NH3, NF3। BCl3 की संरचना त्रिकोणीय समतली होती है। BCl3 में sp2 संकरण होता है। इस प्रकार के संकरण में एक S उपकोष तथा 2 P उपकोष के कक्षक संकरित होते हैं तो समान ऊर्जा व आकृति के 3 sp2 संकरित कक्षक बनाते हैं। इस प्रक्रम को sp2 संकरण कहते हैं। sp2 संकरण S प्लस px प्लस py sp2 संकरण में 3 sp2 संकरित कक्षक, उदाहरण BCl3 में B5 तरल अवस्था में 1s2 2s2 2p1, B5 में उत्तेजित अवस्था में क्या आ जाएगा 1s2 2s1 2px1। तो यहाँ पे sp2 संकरण हो जाएगा। BCl3 अणु की ज्यामिति त्रिकोणीय समतली होती है जिसमें Cl BCl आबंध कोण 120 डिग्री है। 83वां, हाइड्रोजन परमाणु की बोहर त्रिज्या है 0.529 × 10⁻⁸, 5.29 × 10⁻⁻11, 0.529 × 10⁻11 और D 0.529 × 10⁻10 मीटर। तो आंसर हो जाएगा इसका D आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा त्रिज्या Rn बराबर 0.529 × n² / z × 10⁻10 सेंटीमीटर। तो 0.529 × L² / L × 10⁻8 सेंटीमीटर, 0.529 × 10⁻8 सेंटीमीटर, 0.529 × 10⁻10 मीटर या 0.529 एंगस्ट्रॉम। डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से मिलकर बनाता है, क्या बनाता है? B2H6 NH3 बनाता है, B2H6 2NH3 बनाता है, B2H6 3NH3 बनाता है, B2H6 4NH3 बनाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, B2H6 2NH3 बनाता है। डाइबोरेन B2H6 की 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो B2H6 2NH3 बनाता है। B2H6 + 2NH3 गिव्स B2H6 + 2NH3। 3 एक समान 60 वाट 220 वोल्ट के बल्बों को श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट से जोड़ा जाता है। इनके द्वारा ली गई शक्ति क्या कहलाती है? 60 वाट, 130 वाट, 10 वाट और 20 वाट। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 85 का D। यदि तीनों बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिपथ की कुल शक्ति क्या हो जाएगी? 1/P बराबर 1/P1 + P2 + 3। तो आंसर हो जाएगा 3/60 बराबर 1/20। तो ये हो जाएगा P बराबर 20 वाट। निम्न में से किस एक तरह के इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य है? तो फ्लोरीन, नाइट्रोजन, नियान और ऑक्सीजन। तो इसमें हो जाएगा हमारा नियान। नियान की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य है। क्यों शून्य है? क्योंकि अक्रिय गैसों के पूरे कक्षक भरे होते हैं। अक्रिय गैसों के पूरे कक्षक क्या होते हैं? भरे होते हैं। अब देखते हैं 87 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगहीन है? कॉपर प्लस कोबाल्ट +2, निकिल +2, Fe+2। तो कॉपर 29 का क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 ये हो गया। तो इसके कॉपर का क्या हो गया? ये पूरे भरे हैं। लेकिन अगर निकिल +2 संक्रमण धातु है, संक्रमण धातु में D ऑर्बिटल के आंशिक रूप से भरे होने के कारण संक्रमण धातु रंगहीन मतलब जिसका कक्षक भरा रहेगा वो क्या करेगा? पूरी तरह से रंगहीन रहेगा। तो कॉपर यहाँ पे पूरा तरह भरा है इसलिए रंगहीन है। Cu में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें dd संकरण नहीं होता क्योंकि Cu में d ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे होते हैं, अतः Cu+ आयन रंगहीन होते हैं। अब देखते हैं 88 क्वेश्चन। यक्षी F2 CO2 SO2 और NO2 में रेखीय प्रकार का है, क्या है? यक्षी F2 और CO2 और SO2, यक्षी F2 और NO2, SO2 और NO2। तो 88 का हो जाएगा आंसर। यक्षी F2 तथा CO2 दोनों की संरचना क्या है? कैसी है? रेखीय है। कैसी संरचना है? रेखीय है। यक्षी जेनान के बाह्य कोश में 8 स्थिर इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि फ्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अतः यक्षी F2 की संरचना क्या हो जाएगी, यक्षी F गिब्स F, तो यहाँ पे CO2 की रचना हो गई हमारे पास OC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास यक्षी F2 और CO2। अब देखते हैं 89 प्रश्न। 89 प्रश्न है हमारे पास, 10 ओहम और 30 ओहम के दो प्रतिरोध किसी परिपथ में समांतर जुड़े हैं, तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन है हमारे पास 20 ओहम, 40 ओहम, 15 ओहम और 7.5 ओहम। तो ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े होने का मतलब है इसका जो मान आएगा वो 1/, के रूप में रहेगा, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 ओहम और 30 ओहम प्रतिरोध समांतर क्रम में है। प्रतिरोध का तुल्यता मान क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/10 प्लस 1/30। इसको जब सॉल्व कर लिया तो आ गया 4/30, और 4/30 को जब रिवर्स कर दिया तो 7.5 आ गया। 90 प्रश्न। वैद्युत क्षेत्र ई में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या है, कितना है। P गुणे E 0 है, E गुणे P है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बल आघूर्ण I बराबर PE साइन थीटा बराबर P क्रॉस E है, तो जहाँ P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। 91 प्रश्न। उसमें विकिरण की तरंग दैर्ध्य है क्या, कितनी है। 1 एंगस्ट्रॉम से 10⁴ मीटर तक, B 4000 एंगस्ट्रॉम से कम, C 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, D से अधिक। अब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसमें विकिरण की तरंग दैर्ध्य 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक होती है। अब देखते हैं 92 प्रश्न। किसी सरल आवर्त गति का आयाम a है तथा आवर्तकाल t है, अधिकतम तत्कालिक वेग होगा a 2 पाई a बाई टी, 2a बाई टी, 4a बाई टी, d 2 पाई रूट a बाई टी। तो आंसर हो जाएगा a। सरल आवर्त गति में अधिकतम वेग v मैक्स बराबर a ओमेगा होगा, a मल्टीप्लाई 2 पाई अपान टी, तो 2 पाई a अपान टी हो जाएगा। अब देखते हैं 93 प्रश्न। किसी खोखले गोले के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, कितनी होगी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे GM अपान R², दूसरा G, तीसरा C 0 और यहाँ पे 2GM अपान R², तो आंसर हो जाएगा हमारा C 0। खोखले गोले के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र का मान 0 होता है, चूँकि केंद्र पर त्रिज्या R, अतः R बराबर 0, केंद्र पर R का मान 0 होता है, अतः गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 94 प्रश्न देखते हैं। 40 ग्राम NaOH को 1000 ग्राम जल में घोलने पर बना विलयन क्या हो जाएगा, मोलर हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, मोलर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो 94 का हो जाएगा C। 1 मोल NaOH की मात्रा NaOH का द्रव्यमान बराबर 40 ग्राम, तो मोललता क्या हो जाएगी, मोललता विलय की मात्रा मोल में, विलायक की मात्रा किग्रा में, तो NaOH अपान H2O की मात्रा किलोग्राम में, तो 1/1000/1000, तो ये हो जाएगा 1/1, 1 मोलल। 95। कौन सा हैलाइड जल अपघटन के प्रति स्थायी है, CCl4, SnCl2, SiCl4, PbCl4, तो ऑप्शन हो जाएगा A CCl4। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का जल अपघटन नहीं होता, क्योंकि यह जल अपघटन के प्रति एक अस्थायी यौगिक है। इसका क्वथनांक 77 डिग्री सेल्सियस है। इसकी वाष्प वायु से भारी अज्वलनशील होती है। CCl4 का औद्योगिक नाम पायरीन है, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का नाम पायरीन भी है। अब 96 प्रश्न। निम्नलिखित में से किसमें सहसंयोजक एवं आयनिक बंध होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका CCl4, CaCl2, NH4Cl, NaCl, तो 96 का आंसर हो जाएगा C NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड में सहसंयोजक तथा आयनिक बंध दोनों होते हैं। तो यहाँ पे आपका ये बन गया NH4Cl-। अब यहाँ पे 97 प्रश्न है। ग्रही चाल के संदर्भ में केपलर के एक नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, R² प्रोपोर्शनल टू T
क्यूब आर प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू 1/t²। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ग्रही चाल के संदर्भ में केपलर के तृतीय नियम के अनुसार सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह द्वारा एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय अर्थात ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल टी का वर्ग सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। टी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर बराबर के आर क्यूब, जहाँ के एक नियतांक है जिसे केपलर नियतांक कहते हैं। 98 प्रश्न। 0.1 मोल HCl बराबर है किसके? 3.65 ग्राम के। 0.1 मोल HCl बराबर है किसके? 3.65 ग्राम के, 36.5 ग्राम के, 18 ग्राम के, 1.8 ग्राम के। तो 98 का ए हो जाएगा। मोल बराबर पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे अणुभार। HCl का अणुभार 1 प्लस 35.5 बराबर 36.5 हो गया। 0.1 बराबर पदार्थ की मात्रा बटे 36.5, पदार्थ की मात्रा 36.5 गुणे 0.1 ग्राम, 3.65 ग्राम। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है विखंडन संलयन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बी क्या हो जाएगा? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। अब नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं हैं जो सूर्य के अंदर संपन्न होती हैं, वह नाभिकीय अभिक्रिया है। क्या है वह नाभिकीय अभिक्रिया? जिसमें दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, तो यह अभिक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। नाभिकीय संलयन क्रिया साधारण ताप पर नहीं होती। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया बहुत उच्च 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस ताप पर होती है, क्योंकि दो नाभिक के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। अतः इन अभिक्रियाओं को ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं कहते हैं। हाइड्रोजन बम तथा सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित है। उदाहरण हो गया यहाँ पे 1H1 1H2 गिब्स 1H3 1H1 4.0 मेगावाट ऊर्जा। तो यहाँ पे 1H3 प्लस 1H2 2He4 प्लस 0.01 17.6 मेगावाट। अतः इस प्रकार सूर्य के अंदर ये अभिक्रियाएं होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हीलियम का निर्माण होता है, जिसे आग का गोला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। एक वस्तु जिसका हवा में भार 10 न्यूटन है, जब किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तो इसका भार 8 न्यूटन हो जाता है। तो वस्तु द्वारा हटाया गया भार कितना हो जाएगा? 2 न्यूटन, 8 न्यूटन, 10 न्यूटन और 12 न्यूटन। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ए 2 न्यूटन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वस्तु का आभासी भार बराबर वस्तु का वास्तविक भार माइनस हटाया गया भार। तो वस्तु का भार कितना हो जाएगा? वस्तु का भार है 10 माइनस 8 बराबर 2 न्यूटन हो गया। अब देखते हैं प्रश्न अगला। फोटान के गतिक द्रव्यमान का सूत्र है hν/λ, hν/c, hλ/c और h/c λ। तो आंसर हो जाएगा डी। आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण से E बराबर mc², जहाँ m क्या है? द्रव्यमान है, c प्रकाश का वेग है, और प्लांक के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? E बराबर hν हो जाता है। E बराबर क्या हो जाता है? hν। तो जहाँ E क्या है? विकिरण की ऊर्जा है। समीकरण 1 और 2 को हम मिला देंगे तो बन जाएगा mc² बराबर hν। तो m बराबर h/c², तो न्यू इक्वल टू c/λ। तो m बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? h/c² इंटू c/λ। तो m बराबर h/λc। तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब सिनेबार का एक अयस्क है। सिनेबार का अयस्क क्या है? कॉपर है, निकिल है, टंगस्टन है या मरकरी। तो आंसर हो जाएगा मरकरी। सिनेबार मरकरी का अयस्क है। यह चांदी जैसा सफ़ेद और चमकीली धातु है। इसकी परमाणु संख्या 80 तथा द्रव्यमान संख्या 200 है। यह साधारण ताप पर द्रव्य अवस्था में विद्यमान रहता है। इसका अपेक्षिक घनत्व 13.6 होता है। यह ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। अब देखते हैं प्रश्न 103। 103 है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित यौगिकों का आयुपेशी पद्धति से नाम है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH3 का होल ट्वाइज। तो यहाँ पे हो जाएगा A 1,1 डाईमेथिल 2 प्रोपीन, 2 हो जाएगा 2 विनाइल प्रोपेन, और C हो जाएगा आपका आइसोप्रोपिल एथाइलिन, और D हो जाएगा 3 मेथिल 1 ब्यूटीन।
तो 103 का डी, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH3 का होल ट्वाइज, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH3, ये CH3, तो 2 मेथिल 1 इन ब्यूटेन, 3 मेथिल 1 ब्यूटीन। 104 प्रश्न, आयरन का निर्माण अयस्क से किया जाता है? बॉक्साइट, हेमेटाइट, क्रायोलाइट, चाल्कोपायराइट। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आयरन का परमाणु क्रमांक कितना है? 26 है और द्रव्यमान मान 56 है। यह एक डी ब्लॉक तत्व है। यह भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, पाया जाने वाला दूसरा धातु तत्व है। यह हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में तथा रक्त के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। इसका निर्माण हेमेटाइट Fe2O3 अयस्क से किया जाता है। आयरन का निष्कर्ष हेमेटाइट अयस्क से वात्या भट्टी में कार्बन अपचयन प्रक्रम द्वारा किया जाता है। निम्न में से कीलेट लिगैंड कौन सा है? एसीटेट, साइनाइड और ऑक्जिलेट, अमोनिया। तो इसका हो जाएगा सी, ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट कीलेट लिगैंड है। किस अभिकर्मक के साथ बेंजीन C6H5OH एल्कोहल गिवन अमोनिया देता है, ईथेन देता है? तो ये हो जाएगा आपका जिंक, जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड, एल्कोहल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा जिंक। फिनाल का OH ग्रुप अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो उसको फिनाल कहते हैं। फिनाल का अगर हम जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बेंजीन बनाती है, C6H6 बनाता है। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक भास्मिक है? तो NH3, AsH3, SbH3, BiH3। तो आंसर हो जाएगा ए, NH3 सर्वाधिक क्षारीय है। इसके बाद PH3, जबकि अन्य हाइड्राइड लगभग उदासीन है। क्षारीयता क्रम क्या हो जाएगा? NH3 इज ग्रेटर देन PH3 इज ग्रेटर देन AsH3 इज ग्रेटर देन SbH3 इज ग्रेटर देन BiH3। ऑक्सीजन परमाणु का पानी में संक्रमण क्या है? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इन वाटर? sp, sp2, sp3, dsp2। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, sp3 हो जाएगा। ऑक्सीजन परमाणु का पानी में संक्रमण। जल के अणु H2O की आकृति कोणीय है। इसमें ऑक्सीजन परमाणु पर sp3 ढंग का संकरण होता है। ऑक्सीजन परमाणु पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं होने के कारण कोण 109 डिग्री 28 मिनट का न होकर लगभग 104 डिग्री 5 का होता है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है। क्यों होती है? अनुदैर्ध्य प्रकृति के कारण, अनुप्रस्थ तरंग दैर्ध्य प्रकृति के कारण, कण की प्रकृति के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी, अनुप्रस्थ तरंगों में ही ध्रुवण की प्रक्रिया की जा सकती है। अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगें श्रृंग और गर्त के रूप में तथा अनुदैर्ध्य तरंगें संपीड़न एवं विरलन के रूप में चलती हैं। जब 110 जब सेलुलोज को तनु H2SO4 के साथ उबाला जाता है तब अंतिम उत्पाद क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, फ्रक्टोज बनता है, सार्विटाल बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? तो 110 को जब हम गर्म करते हैं, 110 जब सेलुलोज को H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो ग्लूकोज बनता है। सेलुलोज, ग्लूकोज। सेलुलोज का सूत्र होता है C6H19O5 H2SO4, तो ये ग्लूकोज में बन जाएगा। 111वां प्रश्न, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए आवश्यक है क्या? hν का मान hν 0 से कम होना। क्या हो जाएगा इसमें? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। hν का मान बराबर हो या बड़ा हो, किससे? hν 0 से। किसी धातु को एक नियत ऊर्जा देने पर उसके इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। यह प्रक्रिया प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाती है। प्रकाश वैद्युत प्रवाह के लिए K बराबर hν माइनस hν 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू hν इज ग्रेटर देन इक्वल टू hν 0। अब 112वां प्रश्न, गैमेक्सिन क्या है? गैमेक्सिन क्लोरोबेंजीन है, ऑप्शन है। और उसके बाद क्या है? ऑप्शन बेंजिल क्लोराइड है, ब्रोमोबेंजीन है और बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम बेंजीन
हेक्साक्लोराइड है, C6H6Cl6 है। यह कीटाणुरोधक होता है जिसका प्रयोग कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। सूर्य के प्रकाश में बेंजीन की क्लोरीन से क्रिया गैमेक्सीन प्राप्त किया जाता है। तो ये बेंजीन रिंग का अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यह क्या कहलाता है? गैमेक्सीन कहलाता है। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। 113 प्रश्न, निम्न में से सबसे अधिक स्थिर कक्षक किसका है? P2 या P3, P4, D4, P3, D5, D5, D7। तो C हो जाएगा P3 और D5 का, क्योंकि हुंड के नियम के अनुसार एक ही उपकोष में कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक संभव नहीं जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों को एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, क्योंकि इस प्रकार की दशा में चक्रण बहुलता अथवा स्थायित्व अधिकतम होता है लेकिन ऊर्जा निम्नतम होती है P2 तथा P3 में। P2 P4 और P3 D5 में ये हो जाएगा, जिसमें P3 और D5 में, D5 D7 में। स्पष्ट है, हुंड के नियम के अनुसार सबसे स्थिर कक्षक क्या हो जाएगा? P3 तथा D5 है। अब 114वां प्रश्न देखते हैं। बांध में एकत्रित पानी में होती है कैसी ऊर्जा होती है? कोई ऊर्जा नहीं होती, विद्युत ऊर्जा होती है या गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसमें हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा होती है। क्यों, कैसे होती है यहाँ पे देखते हैं। बांध में पानी को ऊंचाई पर संचित करते हैं। इस एकत्रित पानी के कारण स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। अब देखते हैं 115 प्रश्न। लैम्डा वी, लैम्डा एक्स तथा लैम्डा एम क्रमशः दृश्य प्रकाश, यक्स किरणें तथा सूक्ष्म तरंगों की तरंग लंबाई को निरूपित करती हैं। तब क्या हो जाएगा? लैम्डा एम ग्रेटर देन लैम्डा एक्स ग्रेटर देन लैम्डा वी, या क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लैम्डा एम दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इस तरंग दैर्घ्य की तरंगें आँखों द्वारा देखने में सहायक होती है। इसमें लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम तथा बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य निम्नवत होती है। अतः इसका अवरोही क्रम निम्नलिखित है। लैम्डा एम का मान सबसे ज़्यादा, फिर लैम्डा वी, फिर लैम्डा एक्स। अब देखते हैं 116वां प्रश्न। एक 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु से टकराता है। यह संघट्य है। पूर्णतः अप्रत्यास्थ है, पूर्णतः अप्रत्यास्थ है, आंशिक प्रत्यावस्था है, आंशिक अप्रत्यावस्था है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की नाभिक के साथ प्रत्यास्थ टक्कर होती है जिसमें ऊर्जा तथा संवेग दोनों संरक्षित होते हैं। 117 प्रश्न। कक्षक 4s में एक चुंबकीय क्वांटम संख्या है, क्या है? 2 है, 4 है, -1 है, 0 है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम जानते हैं कि sp-df तथा एफ ऑर्बिटल के लिए दिगांशी क्वांटम संख्या यल का मान क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3 होता है। 4s ऑर्बिटल के लिए दिगांशी क्वांटम संख्या यल बराबर 0, चुंबकीय क्वांटम संख्या यम बराबर 0, चुंबकीय क्वांटम संख्या यम का मान 0 है। तो 117 में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिगांशी का 0 होता है। 118वां प्रश्न। किसी परमाणु में यल बराबर 2, एन बराबर 3 संख्या वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संपूर्ण संख्या क्या होगी? 2 होगी, 6 होगी, 10 होगी या 14 होगी? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10 होगी। परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 4l+2 होगी, जहां यल क्या है? दिगांशी क्वांटम संख्या है। एन बराबर 3 तो यल बराबर 2। इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या हो जाएगी? 4 × 2 + 2, 4 दूनी 8, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उन्नीसवां 119। परमाणु संख्या 24 वाला तत्व स्थित है कहाँ पे? एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में या एफ ब्लॉक? तो डी ब्लॉक आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे परमाणु क्रमांक 24 वाला तत्व क्रोमियम है। अफबाउ नियम का पालन नहीं करता है क्रोमियम, यह डी ब्लॉक का तत्व है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब देखते हैं 120 प्रश्न। EDTA में उप संयोजन संख्या है कितनी है? 3 है, 4 है, 5 है, 6। तो इसका हो जाएगा EDTA में 6 है। एथिलीन, इसका नाम क्या है? एथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसिटो एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। इसमें 6 दाता परमाणु पाए जाते हैं, अतः इसमें 6 उपसंयोजक बंध बनते हैं।
और इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब देखते हैं 121वां प्रश्न। 121वें प्रश्न में है, एक एएमयू द्रव्यमान को पूरी तरह विनष्ट करने से प्राप्त ऊर्जा होती है, कितनी होती है? 0 होती है, 106 होती है, 535 होती है, 931 होती है। तो 121 में हो जाएगा, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की कुल द्रव्यमान एवं नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। और ये कितना होता है? 931 हो जाएगा। द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर प्रोटॉनों की संख्या गुणे प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या गुणे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। इसे एएमयू में मापा जाता है। एक एएमयू बराबर 931 मेगावाट होता है। बंधन ऊर्जा, जब प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया में कुछ ऊर्जा निकलती है जिसे नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा डेल्टा ई बराबर डेल ME² होता है। अतः एक एएमयू नाभिक को पूरी तरह विनष्ट होने पर प्राप्त ऊर्जा 931 मेगावाट के बराबर होती है। अब देखते हैं 122वां प्रश्न। 25 मिली NaOH के विलयन के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए 0.16 ग्राम द्विभाषमिक अम्ल के आवश्यकता होती है। अम्ल का अणुभार है कितना है? 32 से 64 है, 128 से 256 है। तो आंसर हो जाएगा आपका 122 का C। 25 ml N/10 का NaOH 25 ml N/10 अम्ल हो जाएगा। तो 25 ml बराबर N/10 अम्ल बराबर 0.16 अम्ल हो जाएगा। तो 1000 ml बराबर N/10 अम्ल बराबर 0.16 गुणे 1000/25, तो ये हो जाएगा 6.4 अम्ल। 1000 ml ये नॉर्मल अम्ल कितना हो जाएगा? 6.4 गुणे 10 ग्राम बराबर 64। तो अम्ल का तुल्यांक भार कितना हो गया? 64 ग्राम। अम्ल का तुल्यांक अणुभार क्या हो जाएगा? तुल्यांक भार गुणे अम्लता 64 गुणे 2 बराबर 128 हो जाएगा। अब देखते हैं अपना 123 प्रश्न। 123वां प्रश्न है हमारे पास, निम्न में कौन सल्फाइड पीले रंग का है? तो जिंक सल्फाइड है या CDS है या CuS है या PbS? तो कैडमियम सल्फाइड CDS एक रासायनिक यौगिक है। यह हल्दी जैसे पीले रंग का होता है। यह एक अर्धचालक है। यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसका गलनांक 980 डिग्री सेल्सियस होता है। एक सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है? उसके द्रव्यमान पर, उसकी लंबाई पर, A और B दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा B, उसकी लंबाई पर। सरल लोलक का आवर्तकाल T बराबर 2πL/G, जहाँ L लोलक की लंबाई है, G गुरुत्वीय त्वरण है, T प्रोपोर्शनल टू √L, अर्थात सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक की लंबाई के वर्गमूल के अनुपाती होता है। यह लंबाई पर ही निर्भर करेगा। अब देखते हैं लास्ट प्रश्न 125वां। यदि H3PO3 का अणुभार यम है तो इसके तुल्यांकी भार होगा यम होगा, m/2 होगा, m/3 होगा, 2m होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका B, m/2 होगा। H3PO3 को फास्फोरिक अम्ल कहते हैं। फास्फोरिक अम्ल कहते हैं। इसकी क्षारकता 2 होती है। प्रश्न से H3PO3 का अणुभार यम है। अणुभार बराबर क्या हो जाएगा? तुल्यांकी भार गुणे क्षारकता। तो यम बराबर तुल्यांकी भार गुणे 2, तो m/2 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर रहा। तो इस प्रकार से हमने 2013 का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साइंस UPTGT का एक ही वीडियो में कंप्लीट किया। धन्यवाद।